नमस्कार, स्वागत है उन सभी का उद्भव क्लासेस पर जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ परीक्षा को भूगोल विषय के साथ उत्तीर्ण करना चाहते हैं। आपके सपने को सच करने के लिए उद्भव क्लासेस का यह एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें हमने एक सीरीज़ शुरू की है और इस सीरीज़ में हम भूगोल के विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप सभी लोग और अपना प्यार दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम भविष्य में इन प्रश्नों को लेकर लाइव प्रश्नों का एक मैराथन लेकर आ सकें आपके सामने और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सकें और आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा सके। तो अब शुरू कर लेते हैं अपने पहले प्रश्न को ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जो भूगोल से संबंधित है कि भारत का क्षेत्रफल इनमें से कितना है, जो कि 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये क्वेश्चंस कई बार यूपी टीजीटी पीजीटी में रिपीट भी किया गया है। नेट जेआरएफ में भी इस प्रकार के प्रश्नों को कई बार पूछा गया है। तो अगर हम इसमें चर्चा करें तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 32,87,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। इस क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व का सातवां राज्य है, स्थान रखता है, राज्य के रूप में स्थान रखता है या देश के रूप में स्थान रखता है। इसके साथ ही अगर हम विश्व में देख लें कि भाई पूरे विश्व में भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो रशिया सबसे पहले स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अक्सर कैंडिडेट ये सोचते हैं कि या ये समझते हैं कि याद नहीं हो पाता है। आप मैप के थ्रू देखिए, याद कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे रशिया के ठीक सामने अगर मानचित्र पर देखेंगे तो कनाडा आता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है या देश है। इसके बाद अगर हम देखें, कनाडा के ठीक दक्षिण में एक और देश स्थित है जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें कि तीसरे स्थान पर आने वाले देश के ठीक सामने स्थित है चाइना, जो कि चौथे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा देश कौन सा हो जाता है, चाइना हो जाता है। अब यहाँ पर चाइना से ठीक दक्षिण पश्चिम की ओर अगर हम देखें विश्व में, तो एक देश आता है ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है। वहीं इस माफ़ कीजिएगा, इस ब्राज़ील के ठीक सामने अगर हम देखें तो आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा स्थान रखता है विश्व में। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में आ जाता है अपना प्यारा देश भारत, जिसकी स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वीं स्थिति है। वहीं अगर 8वीं स्थिति अगर आप देखना चाहें, जानना चाहें, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना, 8वें अ, इस 8वें स्थान पर अर्जेंटीना आता है। वहीं 9वें स्थान पर कजाकिस्तान और 10वें स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया देश आता है। लेकिन 7 देशों के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि में 7 सबसे बड़े देश जो कि आपके सामने यहाँ मैप के थ्रू आपने देख लिए और समझ लिए। और इसके साथ ही देखा कि भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इस क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भूमि को कवर करता है। कितने? 2.4% भूमि, 2.4% लैंड एक्वायर्ड बाय इंडिया। इसी के साथ ही अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार, यानी कि यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन कितना है भारत का। जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें जो नॉर्थ टू साउथ कितना है, कितने किलोमीटर का विस्तार है, और ईस्ट टू वेस्ट कितने किलोमीटर का एक्सटेंशन है या विस्तार है, इनके बीच की दूरी। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हमारा 32, 14 और 29, 33। 32, 14 और 29, 33, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखेंगे, इसे हम मुख्यतः मानचित्र के माध्यम से समझे तो और अच्छा रहता है। इसको हम अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं, यानी कि उत्तर में इंदिरा कॉल से दक्षिण में कन्याकुमारी तक का अगर हम विस्तार देखें, तो 32,
14 कितना है भाई 3214 किलोमीटर का विस्तार है। वहीं अगर गौरमाथा से हम सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ किबिथु तक जाएं तो यहाँ का जो विस्तार है वह कितना है, ये वह कितना है, तो वह है 2933, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 2933 किलोमीटर का विस्तार इसमें हमें देखने को मिलता है पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से। तो यहाँ हमने देखा कि 3214 2933 का विस्तार मुख्यतः हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये विस्तार था पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का भारत का टोटल एक्सटेंशन। आशा करता हूँ कि यहाँ तक प्रश्नों को समझने में आसानी हो रही होगी और इसके साथ साथ मैं कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर भी करता जा रहा हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अधिवासों में कौन उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित है। किस पर, म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थिर स्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है। तो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन जो किया, इस क्वेश्चन में ही मैंने जिक्र किया कि आंसर क्या होगा इसका, किबिथु इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और किबिथु जो है वह अरुणाचल प्रदेश में आने वाला, किस में, अरुणाचल प्रदेश में आता है। और एक प्रश्न अगर आपसे ऐसे भी पूछे कि भाई भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आपको लगाना है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे पश्चिमी राज्य अगर पूछता है तो लगाना है गुजरात। क्या लगाना है, गुजरात लगाना है, हमें यहाँ आंसर गुजरात को लगाना है। तो ये था हमारा एक प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि इंदिरा पॉइंट स्थित है 6 डिग्री 20 मिनट पर, 6 डिग्री 25 मिनट पर, 6 डिग्री 30 मिनट पर, 6 डिग्री 45 मिनट पर। कितने डिग्री पर यह स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। तो इंदिरा पॉइंट जो स्थित है वह कितने डिग्री पर स्थित है, इस चीज़ को लेकर हमारा क्वेश्चन बना हुआ है। और ये कई बार ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है। तो जो ये प्रश्न का उत्तर होगा हमारा वो क्या होगा, 6 डिग्री 45 मिनट पर यह स्थित है। और ये जो लैटिट्यूड है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये क्या है, लैटिट्यूड है, एक लैटिट्यूड को दिया हुआ है। लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है लैटिट्यूड को, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। तो 6 डिग्री 45 मिनट के साथ हम लैटिट्यूड के साथ जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, नॉर्थ लगाएंगे। तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में ये स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यानी सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का वो कौन सा है, वह इंदिरा पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि यहाँ पर आता है। और यह इंदिरा पॉइंट जो इस भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो है ही है, और यह निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। सुनामी के समय 2004 में यह पूर्ण रूप से समुद्र में डूब गया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का केंद्रीय देशांतर है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा है। देखिए इसकी जगह पर यह भी पूछ सकता है कि भारत का मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा कौन सा है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आंसर क्या होगा इसमें, 82.5 डिग्री पूर्व, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर हम देखें तो भारत का जो केंद्रीय एक अक्षांश है, या सॉरी केंद्रीय देशांतर है, वो क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है, जिससे हमें भारत का समय देखने का ज्ञान होता है कि भारत का जो समय होगा वह किस क्षेत्र में कितना होगा। तो भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। और इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय या प्रमाणिक समय माना गया है। ये रेखा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मुख्यतः प्रयागराज और मिर्ज़ापुर जिलों से होकर गुजरती है। मुख्य रूप से जो इसका केंद्र माना गया है वह प्रयागराज के नैनी में माना गया है। और ये प्रयागराज और मिर्ज़ापुर दो मुख्य जिलों से होकर गुजरती है। और यह रेखा ग्रीनविच रेखा से, जो कि 0 डिग्री देशांतर है, उससे 5.5 घंटे का अंतर अपने साथ रखे हुए है। यानी कि यह 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच रेखा
से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा, जो कि जिसका जिक्र अभी हमने किया, जो कि कितने पर है, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, निम्नलिखित में से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से होकर नहीं गुजरती है। कुछ 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं और इसमें से हमें बताना है कि किससे होकर नहीं गुजरती है। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो यहाँ पर आंसर होगा तमिलनाडु। अब ये चीज़ें ध्यान कैसे रखी जाए, हमारे मस्तिष्क में कैसे आएगा, तो इसके लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। हमें मैप का यूज़ हमेशा करते रहना चाहिए ज्योग्राफी के टर्म्स में, क्योंकि ज्योग्राफिकल जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें तभी याद हो पाती हैं या समझ में आती हैं जब हम मैप का यूज़ करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है, जो भारत का मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पर है, वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जिससे भारत के सभी क्षेत्रों का समय निर्धारित किया गया है। तो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है और ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे यह आगे है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि ये तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार। देखिए यहाँ पे जो देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, वह कितना बताया हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसको बताया गया है। और इसका अक्षांशीय विस्तार पूछा है यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछा हुआ है। देशांतर ऐसे पूछा हुआ है और अक्षांशीय हमसे ऐसे पूछा गया है, बताया गया है देशांतर और पूछा गया है अक्षांशीय। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा वो क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, उत्तर में यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसको भी हम मैप के थ्रू थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है वह कितना कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पर ये 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें तो लैटिट्यूडनल सदर्न मोस्ट पॉइंट इन पेनिनसुलर इंडिया इज कन्याकुमारी। जो भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, जो कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये यहाँ पर हो गया और सबसे उत्तर में आ गया जो कि है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। तो ये एक विस्तार हमें देखने को मिलता है और इस तरह का प्रश्न जो है कई बार टीजीटी और पीजीटी और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इस बात को भी ध्यान देना है, क्वेश्चन करते समय हमेशा क्वेश्चन को पूरा अंत तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। अंत तक पढ़िए ही पढ़िए, केवल प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अंत में ये होता है कि भाई नहीं शब्द दिया होता है और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं और फिर गलत आंसर लगा देते हैं। तो भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन आपके सामने त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा होगा मणिपुर। मणिपुर आंसर होगा जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यह भारत के, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर, भारत के 8 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है, जिसमें अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम से यह रेखा गुजरती है, जो कि कितने पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि एक कर्क रेखा है। हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि मणिपुर से यह रेखा नहीं गुजरती है, बल्कि यह इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वे कौन कौन से राज्य हैं वो आपके सामने स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख गए हैं और एक बार मैप पर इन्हें आप देख लेंगे तो याद हो जाते हैं कि यह कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है,
क्या प्रभाव पड़ता है, ये सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है। किस स्थिति में? उस स्थिति में जब कर्क रेखा की जगह पर क्या होता, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर यहाँ होती, तब क्या होता, तब भारत के जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। भारत की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है, कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है, तो भारत की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता, ये प्रश्न यह पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो प्रभाव हमें दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, वो ये दिखाई देगा कि अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा जैसा जलवायु हमें दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं जो इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, इस पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर बिल्कुल सीधा पड़ता है, बिल्कुल सीधा पड़ता है। किसका? सूर्य का प्रकाश जो है वर्ष भर बिल्कुल सीधा पड़ता है। और यह एक तरह से ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अधिक वर्षा भी होती है। अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि तापमान अधिक रहता है। तो इक्वेटर जब कर्क रेखा के स्थान पर होगा तो यहाँ पर भी बात यही होगी कि इस कर्क रेखा यानी कि इस इक्वेटर पर आने वाले देशों की जलवायु भी ऐसी हो जाएगी, अधिक तापमान रहेगा और अधिक वर्षा भी होगी। तो बट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है। अब देखिए प्रश्न बड़ा ही मजेदार है कि कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है, और यह पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। और पीछे जो मैंने आपको कर्क रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न कराए, जैसे कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये प्रश्न तो यूपी टीजीटी में 2021 में आया हुआ भी प्रश्न है। तो आप एक बार बहुत अच्छे से इन चीज़ों को डिटेल में, जैसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिए। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास हो या ऑफलाइन डिटेल क्लास ज्योग्राफी की चाहते हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उद्भव क्लासेस से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लास ज्योग्राफी की ले सकते हैं। इसके लिए सारी डिटेल उद्भव क्लासेस के टेलीग्राम पर डाल दी गई है, पोस्ट कर दी गई है। तो आप सभी लोग जो भी चाहते हैं कि हाँ ज्योग्राफी क्लास टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या एलटी ग्रेड के लिए जो भी करना चाहते हैं, डिटेल क्लास चीज़ों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, अच्छे मार्क्स से, तो आप उद्भव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर पोस्टर जो डाला गया है उस पर जो नंबर्स हैं, डिटेल्स हैं, उस पर कॉल करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस की। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है, सोन, रिहंद, नर्मदा या बेतवा। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, नहीं काटती है। तो सोन, रिहंद, नर्मदा या बेतवा। यहाँ जो आंसर होगा वो होगा नर्मदा। नर्मदा जो है वह कर्क रेखा को नहीं काटती है। नर्मदा नदी की स्थिति अगर हम देखें तो यह कर्क रेखा के दक्षिण में आती है। तो यहाँ पर आपने देखा जो ये कर्क रेखा है, जो कितने डिग्री पर है कर्क रेखा? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, उत्तर में है। तो यहाँ पर ये नर्मदा नदी है जो आपको स्पष्टतः नज़र आ भी रही होगी। यहाँ जो ये नर्मदा नदी है, यह नर्मदा नदी कहाँ है? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। और यह बिल्कुल भी कहीं से भी कर्क रेखा इसको टच नहीं करती है। जबकि अन्य नदियों को अगर हम देखें, सोन नदी को देखें, इसके अलावा रिहंद नदी सोन नदी के समीप ही है, और इसके अतिरिक्त बेतवा को देखें तो वह भी कर्क रेखा को काटती है, जो कि स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी यहाँ से ऐसे निकल के जा रही है, सोन नदी अमरकंटक से निकल कर जा रही है। इसके अलावा अन्य नदियों को भी देखेंगे, जिसमें माही नदी है। माही नदी तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। भारत की ऐसी नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से। और साबरमती नदी भी कर्क रेखा को काटती है। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसको पीजीटी में पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत व श्रीलंका को अलग करता है? भारत व श्रीलंका को अलग करता है। तो यहाँ पे कुछ जल डमरू मध्य या जल संधियों के विषय में बताया गया है। तो पाक जावा, पाक सुंडा या 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आंसर क्या होगा? पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर ये स्थित है। और ये आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग
करता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को ये जोड़ता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी को इंडियन ओशन से या मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। कौन? पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है, या हम कह सकते हैं श्रीलंका और भारतीय राज्य तमिलनाडु के मध्य स्थित है। वहीं अगर हम देखें इस चीज को भी कि जो 10 डिग्री चैनल है यह किनके मध्य आता है, तो ध्यान रखना है सभी को कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को ये अलग अलग करता है, इस चीज को ध्यान रखना है। सुंडा जो जल संधि है यह इंडोनेशिया में स्थित है, और सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा दोनों को अलग करता है। जावा और सुमात्रा को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? सुंडा जल संधि है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि डोकलाम त्रिमुहानी पर अवस्थित है। भाई डोकलाम एक पठार का नाम है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। डोकलाम क्या है? डोकलाम एक पठार है और ये 3 देशों के मध्य स्थित है और विवाद का विषय भी बना हुआ है। तो इसका उत्तर जो हम लेंगे यहाँ पे जल्दी से, वो क्या लेंगे? भूटान, चीन व भारत। इसकी स्थिति को एक बार देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये रेड पॉइंट देख रहे हैं यही है डोकलाम प्लेटू, डोकलाम पठार। तो ये जो डोकलाम पठार है इसका मुख्यतः जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा भूटान के पास आता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये चाइना का पार्ट है, और इधर है अपना देश का एक राज्य सिक्किम। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो ये मुख्यतः विवाद है इन दो देशों के बीच में है। किसके बीच में है? ये जो दो देश आ जाते हैं आपके चाइना और भूटान के बीच में। लेकिन यह विवाद भारत के साथ भी बढ़ा था, अभी हाल ही में काफी बढ़ा भी था। तो यहाँ पर ये 3 देशों के बीच में स्थित है, चाइना, भूटान और भारत के बीच में है कौन सा? डोकलाम पठार। और इसके साथ ही ध्यान रखना है नाथुला दर्रा, यह किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है, जो कि सिक्किम को या भारत को चाइना से जोड़ने का काम करती है। तो डोकलाम पठार भूटान, चाइना और भारत के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल और भारत, नेपाल और चीन। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। डूरंड रेखा जो है वह भारत और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो पाकिस्तान की सीमा नहीं है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा तो है ही है, इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा भी है। ठीक है, डूरंड रेखा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके अलावा डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य भी सीमा है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा को भी हम क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। इसको अगर मानचित्र पर देखें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है यह है अपना प्यारा देश भारत का हो गया, इधर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये आप रेड लाइन देख रहे हैं यही रेड लाइन है डूरंड रेखा। लेकिन भारत के साथ जो ये टच करता है, भारत के साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, यानी कश्मीर में यहाँ पर यह टच करता है अफगानिस्तान के साथ एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि लगभग 106 किलोमीटर का बाउंड्री हमारा पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की रेखा डूरंड रेखा है, और इसके साथ साथ भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को भी हम डूरंड रेखा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है ये। आशा करता हूँ कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और इसी प्यार के साथ एक बार शेयर भी कर दें सेशन को बहुत अच्छे से। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा की बात हो रही है, किसकी? भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा की बात हो रही है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा, सीज फायर रेखा, मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मैकमोहन। देखिए मैकमोहन रेखा जो नाम को जाना जाता है वो मुख्यतः भारत का जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है भारत का, वहाँ पर जो बाउंड्री लगती है, उस बाउंड्री को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। इसका निर्धारण जो किया गया था वो कब किया गया था? 1914 में किया गया था, 1914 में शिमला सम्मेलन में किया गया था। 1914 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या था? शिमला
सम्मेलन था? शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन के दौरान 1914 में भारत और चीन के मध्य ये निर्धारित किया गया मैकमोहन लाइन को। इसको मैकमोहन इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत की तरफ से उस समय जो मंत्री थे जो शिमला सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका नाम था हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन नाम था। तो जो हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही इस लाइन का नाम पड़ गया मैकमोहन लाइन, इसका नाम पड़ जाता है। तो ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर सामने आ जाती है। रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेड क्लिफ लाइन है। इसके अलावा अन्य एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले राज्य हैं। उभयनिष्ठ सीमा वाले राज्य, उभयनिष्ठ सीमा वाले राज्य का मतलब क्या हो गया कि वो राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों की है, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। बड़े आराम से कमेंट में आंसर भी डाल सकते हैं जिनको पता है, और इसके साथ साथ कुछ अच्छे कमेंट, कुछ अच्छे सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे क्या हम आपके लिए अच्छा और ला सकते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अन्य किस विषय को आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाया जाए। इन चीज़ों पर आप अपने सुझाव भी कमेंट में डाल सकते हैं। तो एक बार शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए सभी लोग सेशन को। चलिए आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा सी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान। देखिए जम्मू कश्मीर अभी जो है वर्तमान में दो भागों में बटा हुआ है, एक तो JNK तो है ही है, उसके अलावा यहाँ पर लद्दाख भी है। ठीक है, क्या है? लद्दाख भी है। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अभी बांट दिए गए। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। लेकिन अगर हम इसको मानचित्र पर एक बारी देख लें तो और अच्छे से याद हो जाएगा कि यहाँ पाकिस्तान है और इसकी सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लगती है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर स्पष्टता देख सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? भारत के साथ सबसे अधिक लगने वाली जो सीमा है, सबसे अधिक लगने वाली सीमा, वो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, इनमें से किसकी है? तो उत्तर होगा यहाँ पे हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर मानचित्र पर देख लें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये बांग्लादेश है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा हमारी लगती है, जो लगभग कितनी है? 4096.7 किलोमीटर इसकी सीमा हमें दिखाई देती है। इसके बाद अगर हम देखें तो चीन के साथ लगती है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। अगर क्रोनोलॉजी में आप इसको लगाने का आ जाता है तो पहले स्थान पर क्या रखना है? बांग्लादेश रखना है। दूसरे स्थान पर जिसके साथ हमारी सीमा लगती है दूसरी सबसे बड़ी, चाइना की सीमा लगती है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है और चौथे स्थान पर नेपाल के साथ सीमा लगती है और पांचवें स्थान पर हम देखते हैं कि म्यांमार के साथ सीमा लगती है। किसके साथ? म्यांमार के साथ सीमा लगती है। और इसके साथ ही इस आगे हम देखें तो छठे स्थान पर जो देश है वह है भूटान, जिसके साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और सातवां देश है अफगानिस्तान, जिसके साथ सबसे छोटी सीमा यानी कि 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो यहाँ पर स्पष्टता आपको क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से और देश हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, और सबसे लंबी सीमा जो स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे क्रम में चलते हैं। तो भारत के निम्नलिखित देशों में से कौन तीन और से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है? तीन और से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और सिक्किम। तो तीन और से पूछ रहा है कि उसकी जो सीमाएं हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन और से किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि देशों से, तीन देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? यहाँ पे आंसर होगा हमारा सिक्किम। यहाँ पे आंसर होगा। कैसे होगा भाई? प्रूफ करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ है सिक्किम, हमारा जो राज्य है एक सिक्किम। अब इसकी सीमा आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर नेपाल के साथ टच होती है, चाइना के साथ टच होती है और भूटान के साथ भी इसकी सीमा लगती है। यानी कि तीन देशों के साथ
इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है, यानी कि सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ हमारा एक राज्य है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है? देखिए भाई, बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्रश्न है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में ही आया हुआ प्रश्न है, और मैं आपको बता दूं ये जो प्रश्न है, जो मेरी नॉलेज में है, यूपी जीआईसी, उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है कि भाई कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है यानी लगी हुई नहीं है, किसके साथ लगी हुई? उभयनिष्ठ नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के? पीलीभीत, बलरामपुर, कुशीनगर या श्रावस्ती। तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? यहाँ आंसर होगा सी, कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के जनपदों में से एक ऐसा जनपद है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती, इनमें से जो आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। मानचित्र पर भी देख लेते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए, पीलीभीत की सीमा लग रही है, लखीमपुर खीरी की लग रही है, यहाँ बहराइच आ जाता है, श्रावस्ती की सीमा लग रही है, बलरामपुर की भी सीमा लग रही है, सिद्धार्थनगर की लग रही है, महाराजगंज की लग रही है। लेकिन कुशीनगर जो है वह महाराजगंज से ईस्ट में है और इसकी सीमा बिहार से लगती है, ना कि नेपाल से लगती है। तो कुल मिलाकर जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश की कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? यानी कि भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत का जो विभाजन है भू आकृतिक प्रदेशों के आधार पर, अगर हम देखें जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पर इसको देखें, तो इसकी टॉपोग्राफी के आधार पर देखें, तो कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 भागों में। तो 4 कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है? अगर हम इसको देखें तो पहला हम इसको देखते हैं उत्तरी पर्वत के रूप में, उत्तरी पर्वत के रूप में। दूसरा जो टर्म आ जाता है वो आ जाता है बृहद मैदान, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है, कौन सा? गंगा और सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र है वो आ जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरा स्थान आता है वह आता है पेनिसुलर, जो हाईलैंड्स है, या जो प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है, वह इसमें आ जाता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में ये आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें चौथा जो है वो क्या आ जाते हैं? भारत के जो तट हैं और द्वीप हैं, भारत के तट और जो द्वीप हैं, ये इसमें चौथे भाग में बांटा गया। इसको आप मानचित्र पर भी देख सकते हैं कि जो ये ब्राउन पूरा पोर्शन दिखाया गया है, ये आपका उत्तरी पर्वत है, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका मैदान है, और इसके साथ साथ ये पूरा जो क्षेत्र है ये दक्कन का पठार है, यानी कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है। और इसके बाद का अगर हम देखें, जो इसके कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र हैं, और आप इसके साथ साथ इनके द्वीपों को भी देख सकते हैं। तो भारत को वृहद रूप से कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है, इसको भी ध्यान रखिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर कि एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को प्रायद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? किस उप विभाग में रखा जाता है? तो प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को प्रायद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? उत्तरी दक्कन पठार, उत्तरी दक्कन पठार। तो एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को जो रखा गया वह उत्तरी दक्कन पठार में रखा गया, क्योंकि यह दक्कन पठार में आता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पूरा क्षेत्र है यह दक्कन का पठार कहलाता है, दक्कन का पठार कहलाता है। और इस दक्कन के पठार में महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वह कुछ इस एरिया में आता है, यानी कि उत्तरी दक्कन में आता है। तो ये क्या हो जाता है? उत्तरी दक्कन का पठार। उत्तरी दक्कन के पठार के नीचे जो है कर्नाटका का पठार आता है, दंतकारण्य, तेलंगाना प्लेटू, शिलोंग पठार, अन्य ये कई पठार हैं, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार। इन सब पठारों के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में। अगर किसी को भी
जो भी चाहते हैं कि हाँ वह ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो अभी वीडियो के एंड में ही आपको यहाँ पे एक पोस्टर भी दिखाई देगा, उस पर नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स ले सकते हैं, जो भी डिटेल्स चाहिए आपको। तो जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड डिटेल्स क्लास करना चाहते हैं वह एक बार शेयर जरूर करें सेशन को, और उसके साथ साथ लाइक भी करना ना भूलें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े और हम आगे इसी प्रकार के सेशंस को लेकर आते रहें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले प्रश्नों की श्रृंखला में, जो भूगोल से संबंधित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।